हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने गणित के अध्ययन के क्रम में एनसीईआरटी क्लास 11th के मैथ का पहला जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, उसे देखेंगे। यह क्लास 11th का हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमें यह देखना है कि कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन कौन से समुच्चय नहीं हैं। तो आप 11th का एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं, उसमें सभी प्रश्न हैं और क्रमशः हम एक एक प्रश्नों को आपको ऐसे बताएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न जो हमारा है वह है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम सभी को पता है कि एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 3 महीने ऐसे हैं जैसे जनवरी, जून और जुलाई, जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। यदि 10 अलग अलग लोगों को भी जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम लिखने को दिए जाएं, तो सभी लोग यही 3 महीनों के नाम लिखेंगे, जनवरी, जून और जुलाई। तो आप देख रहे हैं कि यह सुपरिभाषित है, हम इसे कह सकते हैं कि यह समुच्चय है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यदि अलग अलग कुछ लोगों को 10 भारत के प्रतिभाशाली लेखकों के नाम लिखने को दिए जाएं, तो सबके नाम में कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। किसी के अनुसार कोई अन्य लेखक प्रतिभाशाली होगा, किसी के अनुसार कोई दूसरा लेखक प्रतिभाशाली हो सकता है। तो यदि सबके जो नामों का समूह है, यदि उसमें विभिन्नता है, तो फिर वह समुच्चय नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी उसी तरह से है। यदि अलग अलग लोगों को विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का नाम लिखने को कहा जाए, तो सभी के उत्तर में कुछ ना कुछ विभिन्नता हो सकती है। किसी के लिए धोनी सबसे अच्छे बल्लेबाज होंगे, किसी के लिए कोई दूसरा खिलाड़ी हो सकता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के नामों में अलग अलग लोगों द्वारा जो नाम लिखे जाएंगे वह उसमें विभिन्नता होगी, अर्थात ये भी समुच्चय नहीं है। चौथा प्रश्न है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हमारे कक्षा में जो भी बालक होंगे, यदि उनका नाम अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भी लिखा जाए तो वह बिल्कुल सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का अंतर होगा, अर्थात यह समुच्चय है। 5वां नंबर प्रश्न है हमारा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 1 से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि 100 से कम प्राकृत संख्याओं को लिखना हो तो 100 से कम प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, ऐसे करके हम 99 तक संख्याओं को लिख सकते हैं। और इसे अलग अलग लोगों द्वारा भी लिखा जाए तो उत्तर हमेशा समान होगा कि यह एक समुच्चय है। अगला प्रश्न है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, अर्थात यह भी एक समुच्चय है। अगला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो यह भी एक समुच्चय होगा, क्योंकि समपूर्णांक जो 2 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, जितने भी लोग होंगे जब समपूर्णांक लिखना शुरू करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके लिखना शुरू करेंगे और सबका उत्तर सेम यानी बिल्कुल समान होगा। तो इसलिए यह भी एक समुच्चय होगा। अगला है
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आप देख रहे हैं, अगर एक ही किताब है तो उसमें जो भी प्रश्न होंगे सब में समान होंगे, इसलिए यह भी एक समुच्चय है। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो आपको बता दें कि यदि अलग अलग लोगों को यह दिया जाए कि आप विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों के नाम लिखें, तो सबके लिए अलग अलग जानवर हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी के लिए सांप अधिक खतरनाक हो और किसी के लिए सांप खतरनाक न हो, किसी के लिए शेर खतरनाक हो, किसी के लिए बाघ सबसे ज्यादा खतरनाक हो। तो यदि अलग अलग लोगों द्वारा सुझाए गए नामों में अंतर है तो फिर वह समुच्चय नहीं है, क्योंकि समुच्चय की परिभाषा ही हमें कहता है कि वस्तुओं का जो संग्रह हो वह सुपरिभाषित हो, यानी सबके द्वारा एक ही प्रकार से परिभाषित की गई हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मान लीजिए सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग अथवा बिलोंग नॉट भरिए। इसे आप जान लें, इसे एलिमेंट भी पढ़ते हैं, एलिमेंट या एलिमेंट नॉट, जिसका अर्थ सदस्य से होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। एक सेट ए है जिसके 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य हैं 1 2 3 4 5 6। ये अंक देख रहे हैं वह सेट ए के सदस्य हैं। तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू अथवा बिलोंग नॉट भरिए। अर्थात इसके कहने का अर्थ है कि यह जो 5 है वह क्या सेट ए का सदस्य है, तो हम इसमें देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 5 है, अर्थात हम यहां लिख सकते हैं 5 बिलोंग टू ए, यानी इस ई जैसा जो प्रतीक है इसे हम यहां बनाएंगे, अर्थात इसका अर्थ होगा 5 एलिमेंट ऑफ ए। 5 ए का सदस्य है, या 5 बिलोंग टू ए, 5 ए का सदस्य है, या 5 ए से बिलोंग करता है। वैसे ही दूसरा प्रश्न है 8, और यहां पर बिलोंग नॉट भरना है। तो आप देख रहे हैं 8 है, वह क्या इसमें है, तो आप देख रहे हैं कि नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं 8 बिलोंग नॉट टू ए, यानी सेट ए में 8 नहीं है, अर्थात हम यहां लिख सकते हैं 8 नॉट बिलोंग टू ए। वैसे ही यहां आप देख रहे हैं 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें है 0 बिलोंग टू ए या बिलोंग टू नॉट ए। तो आप देख रहे हैं कि जो सेट ए है उसके सदस्यों में कहीं भी 0 नहीं है, अर्थात हम लिख सकते हैं 0 नॉट बिलोंग टू ए। उसी प्रकार आप देख रहे हैं जो चौथा प्रश्न है 4 बिलोंग टू ए या 4 नॉट बिलोंग टू ए। तो आप देख रहे हैं जो सेट ए है इसमें एक सदस्य 4 है, या हम लिख सकते हैं 4 बिलोंग टू ए। वैसे ही जो हमारा 5 नंबर प्रश्न है 2 बिलोंग टू ए या बिलोंग टू नॉट ए, यहां क्या रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो सेट ए है इसमें एक सदस्य 2 है, तो यहां लिखेंगे 2 बिलोंग टू ए। उसी प्रकार जो छठा प्रश्न है 10 बिलोंग टू ए या 10 नॉट बिलोंग टू ए। तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी 10 यानी सेट ए के सदस्यों में कहीं भी 10 नहीं है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं 10 नॉट बिलोंग टू ए। इस प्रकार यह हमारा प्रश्न हल हुआ। तो हमें उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, किताब में आप प्रश्नों को देखेंगे भी, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो आप हमारे पहले वीडियो में देख चुके हैं कि समुच्चय को लिखने के लिए हमारे पास 2 विधियां होती हैं, एक होता है रोस्टर विधि और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि।
तो यह जो प्रश्न है यह समुच्चय निर्माण के रूप में हमें दिया गया है और इसे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो चलिए तीसरा का जो पहला प्रश्न है हम सीधे हल करते चलते हैं, आपको समझाते चलते हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि x:x एक पूर्णांक है। इसमें जो आप इस तरह का जो बिंदु देख रहे हैं इसे हम कोलन पढ़ते हैं। तो x:x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7। इसमें जो x का मान है वह दिया गया है कि x का जो मान है वह -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। सेट a इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो प्रश्न में दिया गया है ऐसे दिया गया है -3 से बड़ा और 7 से छोटा, यानी हम -2 से लेके 6 तक भी लिख सकते हैं, -3 से लेके भी 6 तक लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न का आंसर आप समझ गए। दूसरा इसमें का है सेट बी इक्वल टू x:x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो आप समझते हैं कि हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो फिर 1 से लेकर 6 से कम अगर कह रहा है तो 1 से लेके 5 तक, तो हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी हम 5 तक लिख देंगे और यही क्या है सेट बी के सदस्य हैं। आगे क्वेश्चन 3 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन 3 है सेट सी इक्वल टू x:x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 17 है, फिर इसके बाद 26 है, फिर 35 है, फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71 और फिर 80। इसमें जो भी आप संख्याएं देख रहे हैं यदि उन संख्या के अंकों को जोड़ा जाए तो उनका योगफल 8 होगा। इसलिए सेट सी के जो भी सदस्य हैं उनके अंकों का योगफल 8 है, अर्थात सेट सी का राइट आंसर, क्वेश्चन 3 का राइट आंसर यह है। अगला देखिए चौथा प्रश्न है कि सेट डी x:x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो आप जानते हैं 60 की भाजक यानी उसके गुणनखंड हैं। जानते हैं 60 के गुणनखंड जो भी होते हैं उसमें जो अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्या अर्थात 2 3 और 5, इससे जो बड़ी संख्याएं जो 60 की भाजक तो होंगी लेकिन अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। इसलिए हम इसका राइट आंसर यही लिखेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या का अर्थ यह होता है कि वैसी संख्याएं जो 1 से या स्वयं से ही विभाज्य हो। लेकिन इसके आगे यदि हम 6 ले लें तो 6 भी 60 का भाजक होगा लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 6 एक सम संख्या है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5 ई। इसमें दिया गया है कि ट्राइग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखें। बहुत ही आसान है, सभी अवयव इसमें दिए गए हैं, सिर्फ उसके बीच में कॉमा का प्रयोग करके लिख देना है। लेकिन इसके लिखने की एक नियम है कि इसमें दिए गए सभी अक्षरों को तो हम लिखते हैं लेकिन किसी को दोहराते नहीं हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं। हर एक सदस्य इसका एक ही बार आता है। जैसे में आप देख पा रहे हैं, पहले है TRIGNO,
यन, फिर ओ है तो ओ हमने एक बार लिखा इसलिए नहीं लिखेंगे, फिर यम ई, आप देख रहे हैं कि हमने टी एक बार लिखा है इसलिए फिर टी नहीं लिखेंगे, आर भी एक बार लिखे हैं इसलिए आर नहीं लिखेंगे, और वाई। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं सेट ई इक्वल टू TRIGONMEY, और यही जो अक्षरों का समुच्चय होगा वह सेट ई का सदस्य होंगे। आगे है छठा और इसमें का लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है बेटर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अभी आप समझे हैं कि इसमें जो भी अक्षर होते हैं हम कॉमा का प्रयोग करके उसे लिख देते हैं, लेकिन किसी अक्षर को दो बार नहीं लिखते हैं। तो सीधे लिखेंगे हम बी ई टी, और देख रहे हैं फिर टी है नहीं लिखेंगे, ई है, ई चूंकि एक बार आ गया इसलिए नहीं लिखेंगे, और फिर है आर। तो यह सेट एफ के ये जो भी हो गए BETR, ये इसके सदस्य। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसमें बताए गए सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे। अब इसके आगे के जो भी प्रश्न हैं हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि क्रमशः हम जो भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।